अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। और आज बात करेंगे नए साल के हवाले से। जी हां, इसी पर फैज़ टीवी ने खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया हुआ है और इसमें बात करेंगे बहुत सारी। मैं आपको थोड़े से अपने सवालात के हवाले से बता दूं ताकि आपको जो इंटरेस्ट है वो हमसे बिल्कुल बना रहे, जुड़ा रहे कि 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या होने वाला है। साथ ही साथ मीडिया ने क्या क्या किया 2020 में आप लोगों के लिए और क्या किरदार रहा मीडिया का, और आइंदा आने वाले दिनों में मीडिया आपके लिए क्या करने को जा रहा है। और पाकिस्तानी मईशत के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत अब मजीद जो है 2021 में बेहतरी की तरफ गामजन है या नहीं है। और आलमी सियासत के रुख के हवाले से बात करेंगे, जो कि रूटीन में हम देखते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं, रुख तब्दील होते रहते हैं। और साथ ही साथ मुल्की सियासत जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, पीडीएम क्या करने को जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम वीक हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आने वाले दिनों में पीडीएम मजीद जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। इस पर भी बात की जाएगी इसी शो के अंदर। और साथ ही साथ खेलों के मैदान वाले से बात करेंगे, जो कि मुसलसल हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट का पर ही होता है, लेकिन हम क्रिकेट में काफ़ी अब वीक हो गए हैं। और कोरोना वबा के हवाले से बात करेंगे। 2020 में यह आ गई थी वबा और काफ़ी हद तक इस पर हमने कंट्रोल किया है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कर लेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये वबा मज़ीद बढ़ रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारी गेस्ट जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रियाज मफ्तूल साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद हैं सायमा खान जो कि वो भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। और हमें फ़ोन पे इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट तंजीला मजहर। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियाज साहब आपसे। 2020 आपने देख लिया है, ठीक है, 2021 थोड़ी ही देर के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे 2021 में। आप क्या समझते हैं 2020 में हमने क्या खोया, क्या पाया? वैसे तो हमने खोया ही खोया है 2020 में। नहीं, फिलहाल मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा। ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ खोया नहीं है, बल्कि बहुत कुछ पाया है, ख़ास तौर से मईशत के मैदान में। और जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक तरह से सैंडविच बन गया इंडिया, चाइना और ईरान के दरमियान। राइट। अब आप इस खत्ते में देखिए, ईरान में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, इंडिया तो तकरीबन आधे से ज़्यादा बंद हो गया। और वो हमारी तरह का बंद नहीं था, बल्कि बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन रहा। और चाइना में और बांग्लादेश में। लेकिन आप जब कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत बेहतरीन पोजीशन में रहा, और ख़ुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है कि 3rd नंबर पे बेस्ट कंट्री रहा है। अच्छा, ब्लेसिंग इस लिहाज से रही कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े पॉजिटिव असरात हुए इन कंपेरेटिव। जब आप देखते हैं इंडिया के साथ, हम चूँकि हमेशा इंडिया से मुकाबला करते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो कॉटन क्लोथिंग के थे और कॉटन गारमेंट्स के थे, बांग्लादेश जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। ठीक है। और इंडिया के भी हो गए, चूँकि वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे और लॉकडाउन की वजह से। तो वो ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आ गए, चूँकि पाकिस्तान 3rd कंट्री था एक्सपोर्ट में। तो अब आप देखिए कि फैसलाबाद की वो इंडस्ट्री जो कि बंद पड़ी हुई थी, आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी थी, वहाँ एक बूम की कैफियत है इस वक्त। और पावर लूम्स जो सेक्टर है, ख़ास तौर से जो बड़ा रीढ़ की हड्डी होता है टेक्सटाइल सेक्टर का, वहाँ अरबों रुपए की मशीनरी जो बहुत मोस्ट मॉडर्न डिजिटल है वो इंपोर्ट की गई है और अपडेटेड आउटडेटेड को निकाल दिया गया है। और यहाँ तक कि उनके पास अब वो लेबर्स नहीं है। जो पहले इंडस्ट्री बंद हुई तो वो जो लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मईशत के हवाले से हमने काफ़ी कुछ पाया है, काफ़ी कुछ अचीव किया है। तंजीला, आप क्या समझती हैं कि मेरा जो सवाल था खोने और पाने के हवाले से, तो काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि हमें यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं कोरोना की वजह से। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में बात होगी, लेकिन मईशत के हवाले से क्या आप इत्तफाक रखती हैं रियाज मफ्तूल साहब की गुफ्तगू को लेके? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए दुआएं कि आने वाला साल आपके लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन। और ये अच्छी बात होती है कि आप गुजरे हुए साल को वैल्यूएट करें अपनी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी जो इज्तिमाई जिंदगी है, हमारी जो कौमी जिंदगी है उसमें। तो जाहिर है जो बात कर रहे हैं रियासत, वो तो कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक एक सेक्टर की बात। ठीक है। जब आप इकाई के तौर पे किसी भी चीज को ज़ेरे बहस लाते हैं तो उसका कुछ और तरह का आपके सामने एक मंजर खिंचता है। और अगर आप पूरी हमारी इकोनॉमी को देखें,
जिस तरीके से हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बड़े हैं और कोरोना ने जिस बुरे तरीके से हमारी मईशत को, हमारी जिंदगियों को हिट किया है, मुझे तो कभी कभी लगता है जो दादोशुमार जमा करने वाले इदारे हैं, पता नहीं वो कहाँ से दादोशुमार जमा करते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े शहरों में, मैं छोटे शहरों की बात, अगर आप बड़े शहरों में ही सिर्फ खुद ही जाके देखना शुरू कर दें, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग रेंट नहीं दे सकते थे दुकानों का, उनके बिजनेसेस ठप हो गए, उन्होंने वहां से सामान उठाया, औने पौने बेचा। जो स्पेशली गांव देहातों के लोग आके शहरों में, बड़े शहरों में बसे हुए थे, वो सारे वापस चले गए, घरों के किराए नहीं दे सके। फी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले अभी भी ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हालात तो हमारे लिए काफी मुश्किल हुए माशी तौर पे। और अच्छी बात है कि फैसलाबाद की वो एक बिल्कुल डेड इंडस्ट्री रिवाइव हुई है और उससे खुश भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, दो मुल्कों की नाकामी की वजह से हमारा नंबर आता है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आखिर हम जहाँ हमारे यहाँ भी ज़राअत भी थी, कपास भी थी और ये हमारी दौलत थी, हमारा असासा था, लेकिन हम उसको उस तरह से संभाल नहीं सके। हमने कुछ शुगर मिल के माफिया की वजह से कपास की अब हम उस तरह से काश्त नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। बांग्लादेश हमसे इतना आगे इसलिए चला गया कि उन्होंने वैल्यू एडिशन में बहुत मेहनत की, वो बहुत मेहनती हैं, हम इतने ही सहल पसंद हैं, हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमने अपने जो बाहर की दुनिया उसको अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये सारा मामला हमें जहाँ पे थोड़ी सी कामयाबी को सेलिब्रेट करने का मौका देता है, वहाँ पे हमें शायद कुछ बुनियादी जो हमारी नाकामियां हैं पूरे ढांचे की, उस पे बात करने का भी मौका मिलता है। हमें उससे भी सवाल जरूर करने चाहिए। सफाई का निज़ाम कैसे देखती हैं आप तंजीला? सफाई का निज़ाम भी कुछ खास बेहतर नहीं है वैसे, इसको आप मिस कर रही हैं। अगर आप मसाइल के हवाले से बात करें तो सफाई का निज़ाम भी कुछ बेहतर नहीं है। पहले सिर्फ कराची दिखता था कचरे का ढेर, अब लाहौर की भी कैफियत कुछ वैसी है। बस इस तरह की चीजों का मुकाबला हम कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे मुल्क में हम अक्सर रियासत को तो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, हम अपनी इंफरादी जिंदगियों में इस मुल्क के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी जाती जिंदगी में भी वही ताल्लुक अच्छे से निभाते हैं जिसमें कोई खुलूस होगा। जब खुलूस होगा तो आप किसी चीज का नुकसान नहीं करना चाहते। हमारे लोग वो नॉर्दर्न एरियाज में फिरने जाते हैं, कचरे का ढेर वहाँ पे भी लगा आते हैं। आपकी कराची में इतने खूबसूरत बीचेस हैं, आप वहाँ पे जाइए, बदबू और कूड़े और पता नहीं क्या क्या ढेर है। तो ये सब हम हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रही कि मैं सिर्फ लोगों को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रही, ये हम हैं, हमारी यही तस्वीर है। हम इतने ही गंदे, हम घर साफ करते हैं, गली में कूड़ा फेंक देते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक चीज का रिवाइवल हो गया तो इसके ऊपर खुश होना चाहिए। अच्छा, हमें एक नया एडिशन हुआ है फैस टीवी के अंदर। तंजीला, आपको बता दूं, नई एंकर पर्सन यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया, साइमा खान ने। साइमा खान से पूछते हैं, साइमा वैसे 2020 आपके लिए कैसा रहा? 2020 अगर बात की जाए ओवरऑल पूरी, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही बुरा साल रहा, क्योंकि मैंने अपने फादर को खोया है। लेकिन अगर आप मीडिया के हवाले से बात करें या मईशत के हवाले से बात करें तो मीडिया के ऊपर भी ये साल कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम खुद इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं और हमने जो हाल देखा, हमारा एक माइंड सेट था। एक होता है कि हर दौर में मीडिया के ऊपर एक हाथ रखा जाता है, एक टफ टाइम होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो PTI का गवर्नमेंट हो, हर दौर में मीडिया के ऊपर एक हाथ रखा जाता है। लेकिन जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट आने के बाद मीडिया के ऊपर जो टफ टाइम देखने में आया, वो 2020 में कुछ इतना सख्त रहा कि हमारे बहुत से जो कोलीग्स थे वो यहाँ पे मीडिया में बेरोजगार भी हुए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारी मीडिया में उरूज पर रही, ठीक है ना। हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जो इस वक्त भी बिल्कुल क्राइसिस में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 2020 में ओवरऑल अगर पूरी बात की जाए तो मेरे लिए 2020 को इतना खास नहीं रहा। सब यहाँ पे तो हाँ से बात करूँगा। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले मर्ज की तशखीस करता है, पता चलता है, और वो उसके बाद फिर उसके कॉज पर जाता है। जब तक आप कॉज को ख़त्म नहीं करेंगे बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने मीडिया का रोना रोया है कि साहब बहुत बुरे हाल आते हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो मीडिया हाउसेस जो खरबपति हैं और जिनकी एम्पायर्स हैं पूरी, वो अगर 100-200 लोगों को नौकरी से निकालते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। वो अपनी आप प्राइवेट ओनरशिप में आप कॉरपोरेशंस को देखिए, जब वो लॉसेस में जाती हैं तो पॉलिसीज़ ऐसी बनाती हैं कि वो फिर प्रॉफिट में आ सकें। ये तो पल रहे थे सरकारी इश्तिहारात के ऊपर। बिल्कुल सही। और बहुत माजरत के साथ मेरी सारी ज़िंदगी कलम की मजदूरी करते ही गुजरी है, लेकिन सारे सहाफ़ी जो थे मोस्टली अब वो ब्राइब लिया करते थे,
लेते हैं किसी ना किसी सूरत में। तो अब मैं अगर अपने दौर से बात करूं तो पहले सहाफ़त एक मिशन था। आप देखें डॉन अखबार निकला एक मिशन के तहत, जंग निकला मिशन के तहत, नवाए वक्त निकला मिशन के तहत। अब सहाफ़त एक इंडस्ट्री बन गई है और इंडस्ट्री में मालिक का मोटिव खाली ये होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए जब उसके इश्तहार बंद हो जाएंगे और इश्तहारात के रेट कम कर दिए जाएंगे, सरकारी इश्तहारात चल नहीं रहे हैं जिसमें तस्वीरें छपी होती थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो यकीनन वो तो बौखला गए। सहाफ़ी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उनके जो पर्क्स थे वो ख़त्म हो गए सारे। ठीक कह रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मालिक सोचता है कि हाँ मुझे यहाँ पे इतना मुनाफा होना चाहिए, लेकिन एक अगर एम्प्लॉय उसके साथ कोई 12 साल या 15 साल से मुंसलिक है, एकदम से उसको बुला के दे दिया जाए कि यार ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है, ये पकड़ो और कल से मत आना। अब्दुल्ला, टर्मिनेशन लेटर तो बहुत बड़ी बात है, कॉल्स करके जस्ट कहा जाता है कि कल से आप आइएगा नहीं, आज आपका लास्ट डे है। मतलब इतने बहुत से लेकिन लोग इसका जिम्मेदार देखिए, इसके जिम्मेदार हुकूमत तो नहीं है ना। अगर एक मीडिया हाउस लोगों को निकालता है तो उस मीडिया हाउस के ख़राब पॉलिसीज़, यानी वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मसलन एक बहुत बड़ा अखबार पाकिस्तान का, सबसे बड़ा अखबार, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो 2 रुपये में भी बेचे तो वो प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए कि आप ज़रा उसके इश्तहारात कैलकुलेट कर लीजिए और इश्तहारात के रेट देख लीजिए। संडे के दिन तो फ्रंट पेज और बैक पेज पूरा इश्तहार से ही होता है। तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। मसला सिर्फ ये है कि मीडिया भी हमारा एक ब्लैकमेलर बन गया है। जैसे पहले मैंने कहा कि वो मिशन था, सर काली भेड़ें तो सर हर जगह। तंजीला को भी सर शामिल गुफ्तगू। तंजीला, आप क्या समझती हैं कि अब मीडिया सिर्फ और सिर्फ अब इस वक्त जो है ब्लैकमेलर की सूरत में देख रहे हैं मीडिया हाउसेस को? मैं ये राज साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि मिशन होता था। ठीक है, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ जितना भी ये जो हम सोशलिस्ट बन जाते हैं और हम कहते हैं कि हम भी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मीडिया हाउसेस में भी ऐसे नारे लगते थे। 20 साल तो कमोबेश, मतलब 19 साल मुझे भी हो गए सहाफत करते हुए। ठीक है, और हमें भी लगता था कि शायद जो इनकलाब है वो हम ही ने लाना है और सारी तब्दीलियां हमारी वजह से ही आनी है। सही। तो बदकिस्मती से मैंने बहुत अपने साथियों को देखा जो आज बड़े नाम है पाकिस्तान की सहाफत के और बड़े सेलिब्रेटेड और रिनाउंड सहाफी हैं, कि वो जिस अशराफिया के खिलाफ अपनी जद्दोजहद का आगाज करते हैं, अपने कलम से, अपने माइक से, जिस अशराफिया की जो अजारादारी है उसके खिलाफ बात करते हैं, बिलाखिर वो उसी अशराफिया का हिस्सा बन जाते हैं, वो खुद ही लीड हो जाते हैं। अच्छा तंजीला, मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि हम भी जाने हैं ब्रेक के ऊपर, तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है एक खूबसूरत सा मैसेज भी दे 2021 के हवाले से और मीडिया को 2021 में कैसे देख रहे हैं, और कोरोना के हवाले से जरूर एक मैसेज अपना रिकॉर्ड कराइएगा। जी, अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले मैं जी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप जो है कोरोना के हवाले से भी एक मैसेज दे दें हमारे नाज़रीन के लिए, और साथ ही साथ जो है 2021 कैसा रहेगा उसकी नेक तमन्नाओं के हवाले से भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दीजिए। कोरोना के हवाले से तो यही कहूँगी जी कि बहुत बड़ी आजमाइश है हम सबके लिए और हमने इससे बहुत कुछ सीखा भी है। वापस अपनी जिंदगियों में सादगी लाना और अपने वसाइल को सही जगहों पे इस्तेमाल करना और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े घर बना के और बड़ी बड़ी चीजें करने के बावजूद भी आप जब बेबस हो जाते हैं तो फिर आप बड़े महदूद हो जाते हैं। तो इस महदूद होने से मेरा ख्याल है हम सभी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है, रिश्तों में, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि कोरोना ने हम सबको ये सिखाया है। और 2021 के हवाले से दुआ है कि सबके लिए बहुत अच्छा हो। मीडिया के लिए भी जब तक जो मालिकान हैं वो खुलूस नहीं रखेंगे और जो हमारे सीनियर सहाफी हैं, मालिकान से तो हमारा शायद रिश्ता वैसा नहीं है लेकिन हमारे अपने साथियों से तो हमारा रिश्ता है, वो भी जब सेठों के साथ मिलके सौदे करते हैं और अपना थोड़ा सा फायदा ले लेते हैं और बहुत सारे जो मजदूर और कारकुन सहाफी हैं वो बेचारे घर बैठ जाते हैं, तो बेसिकली उनकी बदयांती की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। मैं चाहती हूँ, दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे कि जो आने वाला साल है उसमें कम से कम ये बदयानती खत्म हो और बाकी हम सारे एक पेज पे हों, आज़ादी सहाफत के लिए भी और सहाफियों के हुकूक के लिए। सही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी कि बदयानती जो है उसको अपने ज़वाल तक पहुंचना चाहिए। तंजीला मंजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 कैसा रहा, 2021 कैसा होगा, इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो यहाँ पर बात हो रही है 2020 और 2021 के हवाले से। 2021 आने वाला है और क्या लाने वाला है। 2020 जो है वो हमने गुजार लिया है, क्या खोया क्या पाया है, इस पर तो गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। लेकिन अब हमें इस टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैज़ टीवी के लिए जो अपना वक्त निकाला। क्या समझते हैं 2020 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पूरे पाकिस्तान के लिए रहा वैसे ही हमारे लिए भी रहा। हमारे लिए तो जद्दोजहद था, ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुस्लिम लीग के लिए कैसा रहा, इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा हर लिहाज से, पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से, माशी तरक्की के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, मईशत के लिहाज से। मईशत के लिहाज से कैसा रहा निहाल साहब? जी, मईशत के लिहाज से पाकिस्तान के लिए 2020 कैसा रहा? बड़ा ये एक भयानक सा तजुर्बा रहा है 2020, क्योंकि हमारी मईशत जो है डिक्लाइन होती रही है। क्यों? अभी रिसेंटली अभी हम लोग यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो तो काफी हाइप पकड़ गई है। फैसलाबाद पूरा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान जो है वो पेशावर से लेके थरपारकर तक है। फैसलाबाद एक हिस्सा जरूर है और गारमेंट की सनत एक हिस्सा है। हमें देखना पड़ता है हमारे ज़राअत को भी, पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, ठीक है। तो उसमें तो हमारी बहुत ही तनज़्ज़ुली हुई है। अच्छा निहाल साहब, हमारे साथ जो है इस वक्त रियाज मफ्तून साहब जो है वो भी तशरीफ रखते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, तो आप उनसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। रियाज साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे निहाल साहब से? अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई। वालेकुम सलाम। नहीं, सवाल तो जिसका काम है वो करे। अच्छा, मैं आपसे एक अपने लिए मालूमात बिल्कुल कैजुअल से प्रोग्राम है, सब एक दूसरे से बात करें निहाल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे करंट अफेयर को इस तरह से शो नहीं हो रहा। बिल्कुल, हम आपसे कोई सवाल जवाब इस तरह से हम लोग कोई हम तबादले ख्याल कर रहे हैं। आपने अभी बात कही मईशत के लिए बहुत बुरा रहा और बहुत तबाही का, तो ये एक तो वेग सा रिमार्क है, स्वीपिंग रिमार्क। आप कोई ठोस कोई पॉइंट बता सकते हैं, कोई आशारिया, कोई आप कोई इशारिया जीडीपी का और ग्रोथ का हमारी कितनी रही है? मेरे पास जो मुझे पता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिस फिजिकल ईयर में 1.5 से 2.5 पाकिस्तान की परसेंटेज ग्रोथ हुई है और 1.08 ट्रिलियन पाकिस्तान का जीडीपी आया है, जबकि 2019 में ये जो था 276 था। तो अब आप मुझे बताइए, बिलियन था वो, तो अब आप मुझे बताइए, आप इस तरह से कोई आदाद शुमार से बताएं ना। ये तो बड़ा स्वीपिंग सा रिमार्क है कि बहुत तबाही हो गई, बर्बादी हो गई और ख़त्म हो गए, मर गए। जो बड़ी कॉमन सी बात है वो ये है कि आपकी जीडीपी कहाँ पे है? कहाँ है जीडीपी, आप बताइए। जीडीपी 5.8 पे छोड़ा था 2017-18 में, आज जीडीपी मनफी पे है। आज आपकी करेंसी कहाँ है? देखिए, जो इकोनॉमी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपकी करेंसी डॉलर के सामने कहाँ खड़ी है? आपकी करेंसी डॉलर के छोड़े जो हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में, नेपाल के मुकाबले में, इन सब से हम बहुत पीछे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। कब से डिक्लाइन शुरू हुआ है करेंसी में, आप बता सकते हैं? और ये आपका जो जीडीपी कह रहे हैं आप, कब से डिक्लाइन शुरू हुआ ये? और देखिए, हर चीज़ की कोई रीज़न होती है। जीडीपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत काउंट होते हैं। हमारी जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स कुछ ना होने के बराबर होंगी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, तो हमारा तो करंट अकाउंट भी जो है डेफिसिट में जाएगा, हमारा जो है जीडीपी भी डाउन होगा। जीडीपी तो अब काउंट ही नहीं होता, अब तो जीएनआई काउंट होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। आप प्रोडक्ट बनाकर अपने पास ढेर लगा लें, देखिए जब आप बाहर बेचते हैं तो वो जीएनआई होता है। जब जीडीपी होती है ना, वो होता है ग्रॉस डेवलपमेंट का जो है उसके ऊपर होता है। जी नहीं, सॉरी निहाल भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में मुल्क में जितनी भी सर्विस प्रोडक्शन होती है वो कहलाती है जीडीपी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। आज सनतें, आप फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की दो बड़ी सनतें हैं, एक स्टील मिल
जो बंद कर दिया और उसके लोगों से जो वादे किए थे वो अफा नहीं किया। दूसरा पीआईए का जो हशर किया है जी, अरे माशाल्लाह हमने डिक्लेयर कर दिया और इंटरनेशनल की जो हमारे पायलटों की जो लाइसेंस है वो जाली है माशाल्लाह। और इंटरनेशनल क्या हुआ कि हम पे पाबंदियां लगा दी गई। अरे तो जो सफीर गश्ती सफीर साहब पाकिस्तान का पीआईए निहाल वो साहब, आज नेशनल कैरियर की नजर नहीं आता। निहाल साहब, निहाल साहब, पे जाए की से निहाल साहब, निहाल साहब, स्टील मिल का बेड़ा गर्क जो उनके पेंशन्स तक नहीं दी गई थी 2017 से, वो तो इस गवर्नमेंट ने अदा की हैं। अच्छा निहाल साहब, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी मैं करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि 2020 के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि नून में से शीन निकल जाएगा और पीडीएम मजीद जो है वो वीक होती चली जा रही है, तो पीडीएम के दोबारा से वैसे ही जो है वो क्राइसिस में टुकड़े हो जाएंगे। तो 2021 में क्या हम इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी हमें? भाई ये शेख रशीद की ख्वाहिशात तो हो सकती है, ख्वाब में तो दिल्ली को भी चेहरे नजर आते हैं। शेख रशीद का काम ये नहीं है कि नींद में से शीन और शीन में से काफ और गाफ निकले, जो कुछ भी कर ले पार्टी इंटैक्ट की है और रहेगी। उनकी ख्वाहिशात और ख्वाब पे हम पहरा तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि अभी हमने सबने देखा है निहाल साहब के जलसे जो है वो तो फ्लॉप है। लाहौर के जलसा किस तरह का था ये तो सबके सामने है। जी आपने अगर लाहौर का जलसा देखा है टीवी के कैमरे से तो फिर कमाल है। हम वहाँ पे खुद देखते रहे, पैदल चलते रहे, घूमते रहे। मैंने तो लाहौर में इससे बड़ा कोई इज्तिमा आज तक देखा ही नहीं। अच्छा एक चीज ये भी सुनने में आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा खुद टेक ओवर करी तमाम तर चीजों को, तो जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज हुई। खत्म नहीं हुई ये तो देखिए जिनका काम है इस तरह के शोषा छोड़ना, उनका काम है शोषा छोड़े। आपको पता है खाली चेयर को जब खान साहब के दिखाया जाता था कि अजीम शान लाखों का मजमा और वहाँ पे 10 लोग बैठे होते, तो यहाँ पर तो मैदान से बाहर 4 गुना लोग थे। दादा दरबार तक जो है वो सर के जाम पड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल ये करना चाहूंगा कि 2021 में क्या मियां साहब क्या वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? आप बिल्कुल आएंगे मियां साहब। अब 2021 में, 2020 में, 2025 में जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो आएंगे। अगर आप निहाल साहब आपको एक शेर एक मिसरा सुना दूं, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। उम्मीद है, अब देखिए हालांकि एक बहार आती है या नहीं आती है ये तो कब से सुनने में आ रहा है। निहाल साहब कहाँ चले गए आप? सुनाई नहीं दे रहा शायद आपको, आपने मिस्टर सुना नहीं, आपको जवाब देना है इसके ऊपर। निहाल हाशमी साहब, मेरे ख्याल से निहाल हाशमी साहब जो है वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। मैं प्रोड्यूसर से अपने कंफर्म करना चाहूँगा क्या निहाल हाशमी साहब अब भी हमारे हमरा इस वक्त मौजूद हैं? ठीक है, निहाल हाशमी साहब को आपने नाराज़ कर दिया। रियाज मफ्तून साहब, आपने इतने फैक्ट्स एंड फिगर उनको बता दिए कि वो ज़रा उनको मुश्किल हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था सुनने पर कोई तैयारी ना और फिर ये जमहूरियत की बात करते हैं। मैंने सिर्फ एक टीवी चैनल को नहीं देखा, हमने दीगर चैनल्स पे देखा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो टेक ओवर कर रही हैं, पीडीएम को टेक ओवर कर रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी का जो इजहार भी किया गया पीडीएम की दीगर जमातों की जानिब से। और आप देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है, हमारा मीडिया तो ये कहते हैं झूठ बोलता है, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है वो ठीक है। निहाल साहब ने फिर से ज्वाइन कर लिया। निहाल साहब आप एक दफ़ा फिर से हमारे हमरा मौजूद हो गए। आपको एक मिस्टर सुनाया था रियाज मफ्तून साहब ने, जो कि शायद आपने उसके बाद उसका जवाब नहीं दिया। क्या मुझे नहीं आवाज नहीं है क्या? चलिए तो अब दोबारा मैं आपको 2 मिसरे सुना देता हूँ। हाँ। एक तो ये है पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मियां साहब की आमद के हवाले से इन्होंने मिस्टर सुनाया था। जी मियां साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना दिया, पाकिस्तान में नेटवर्क बना दिया, एयर का, रेल का, रोडों का, मिसाइल भी बनाया, मिसाइल भी तो बनाया था, F-17 थंडर का, मईशत का $60 बिलियन हॉक मिसाइल भी तो बनाया था। निकली है निहाल साहब, हॉक मिसाइल भी तो बना लिया था उन्होंने। बोलने तो उनको कंटिन्यू तो करने। जी जी निहाल साहब, हम चाहते हैं पाकिस्तान और तरक्की करे जिसका वो हकदार है। हम चाहते हैं कि जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाते वक्त देखा था उस ख्वाब की ताबीर हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइन की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं यहाँ पे दुनिया का बेहतरीन जमहूरी मुल्क हो पाकिस्तान। हम चाहते हैं यहाँ कोई बेरोजगार ना हो। तो हम उस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं।
तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मगर बहुत सारी अल्लाह ने रब्बुल इज्जत से पूरी की है। लेकिन दीगर जमातों की अगर बात कर ली जाए तो चलें दीगर जमातों की बात नहीं करते, तो दीगर जमातें आप ही के साथ हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बरमला ये कहना है कि इस तक जमहूरियत के सबसे बड़े जो कातिल बनने वाले हैं ये पीडीएम वाले खुद बनने वाले हैं, क्योंकि ये खुद ही जो है खिलाफ बातें करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के नाम ले लेके, एक एक बंदे का नाम ले लेके बात कर रहे हैं। क्या ये आइन में है? इम्पोर्टेंट नहीं है इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल जमात। इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की अवाम, इम्पोर्टेंट है हमारी नजरिया, इम्पोर्टेंट है वो ख्वाब जो हमारे शहीदों ने पाकिस्तान बनाते वक्त अपनी जान का नजराना पेश करके दिया। इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर वो निजाम राज हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पे चलता हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप नहीं समझते मियां साहब को यहाँ पर उनका होना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस वक्त उनको लीड करना चाहिए पीडीएम को, पीडीएम के जलसों में उनको खुद मौजूद होना चाहिए मियां साहब को। लीड करी, वो खुद लीड करे। और एक बात बताऊं, पीडीएम एक परमानेंट सियासी जमात नहीं है। ठीक है, मतलब कि अपने मफादात की खातिर मिले हुए हैं फिर तो नहीं, जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के आवाम के खातिर। जब कोई फासिस्ट हुक्मरान आ जाए तो इसी तरह की तंजीमें बनती है। अच्छा, मैं एक सवाल करूं हाशमी साहब, पीडीएम से पहले एक दफा एपीडीएम भी बनी थी, शायद आपको याद होगा। एक सवाल, जमहूरी मुल्कों में ये रवायत रहती। उस वक्त पीटीआई आपके साथ थी, मैं आपको बता देता हूं, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिच किया था, इलेक्शन लड़ने पीएमएलएन चली गई थी, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा था उस टाइम पे। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई जबर की और आज अगर बात की जा रही है तो आज तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैकआउट वहां से कर रही है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये की जा रही है कि मियां साहब आके एपीडीएम को संभालें। होना चाहिए, इलेक्शन भी होना चाहिए और फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए। अच्छा, और इलेक्शन लड़ना तो हमारा बुनियादी हक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छा, निहाल हाशमी साहब, आप अब जो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम जो है कम है हमारे पास, तो मैं ये चाहूंगा, ये सियासत की बातें तो होती रहेंगी। 2020 के हवाले से आपने देखा है कि कोरोना ने भी हमें घेरे रखा, कारोबार उस तरह से नहीं रहे। 2021 आने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे निहाल भाई? आप अपनी तरफ से वो दे दीजिएगा प्लीज। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम एक दूसरे को और एक दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। ठीक है, दरगुजर करना सीखें, टॉलरेंस हम लेवल हमारा बेहतर होना चाहिए, अपनी पार्टी से ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करना सीखें, आइन और कानून के ताबे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि ये कितना बड़ा मुसलमान है और ये कितना बड़ा पाकिस्तानी है। हमें दूसरों के तनकीद करने से पहले आईना खुद भी देखना चाहिए। चलो ठीक है, अपने माजी हाल और मुस्तकबिल को जायजा लेंगे तो हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे। इस मुल्क में हर कोई हीरो है, जीरो कोई भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैसेज भी दिया। सायमा, आपको मैसेज देना चाहेंगी? 2021 आने वाला है, 2020 अब जा रहा है। बिल्कुल, 2021 आने वाला है। जो हमने अपने प्यारे खोए हैं, जो लॉसेस हमने 2020 में देखे हैं, दुआ करते हैं कि 2021 में वो तमाम चीज़ें, स्पेशली कोरोना से रिलेटेड जो हमने नुकसानात देखे हैं, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए। हमारी दुआ है कि 2021 हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला। रियाज साहब जी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। फैसला आपने कहा था कि नए साल बता तुझ में रखा क्या है, वही दिन है, वही शाम है, वही सूरज है और वही चांद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे लिए नए साल में बहुत कुछ रखा है, ये पुराने सालों में शायद मुमकिन था और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि जैसा उसने हमारे मुल्क को महफूज रखा है कोरोना की तबाहकारियों से, उस तरह से आने वाले साल में हम इससे नजात हासिल करेंगे और हम खुशहाली की जानिब इंशाअल्लाह ताला 2021 हमारे लिए खुशहाली का और सारी इंसानियत के लिए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 2021 जो है खुशहाली का बाइस बनेगा हमारे लिए। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि अपना ख्याल रखें और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और आइंदा आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अब मुलाकात होगी 2021 में। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।